हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, जो जाना, जो समझा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको इसमें ये चीज़ फोकस करना है कि आपको इसमें सिर्फ दो लॉ, कौन कौन, एक बायो-सेवर्ट लॉ और दूसरा एम्पियर सर्किट लॉ, इन्हीं दो लॉ पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर और इन्हीं दोनों लॉ पर बेस्ड ये एप्लीकेशन हम इसमें पढ़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा हम लोग लॉरेंज फोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मतलब वी कैन से दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। बस यही दो तीन टॉपिक हमें डिस्कस करना है और इनके एप्लीकेशन करने हैं, कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्या पहला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंटरेस्टिंग है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक बेटा, सोचो ये चैप्टर तो है बहुत आसान, समझना भी बहुत इजी है, बट है क्या? अगर हम लोग सिंपली एक बात कहें मेरा बच्चा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, लेट्स सी, यानी हमें कुछ ना कुछ चाहिए मैग्नेटिक टर्म्स, इफेक्ट, और वो भी किसका? करंट, इलेक्ट्रिसिटी का। यानी अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लुएशन होता है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, तो उसका हम कौन सा इफेक्ट सीखने जा रहे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। सबसे पहले तो ये बात दिमाग में रखना है। देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूँ, एलिब्रेट करता हूँ कैसे, क्या है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको इसको डिस्कस करता हूँ। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ऑस्टेड। ऑस्टेड सर ने क्या किया था, ये था, इन्होंने डिस्कस किया कि मतलब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने सिग्निफाई किया कि कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट किया गया, या कैसे कन्वर्जन हो रहा है, या क्या इफेक्ट शो कर रहा था। ये सारी चीज़ें इन्होंने देखा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हुआ क्या, ये जो चैप्टर का नाम था वो हटा देता हूँ इसे, समझिएगा। एक वायर सिंपली इन्होंने लिया, ठीक बेटा, इसको ना, एक मिनट, लेट्स सी, उल्टा बना दे रहा हूं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, मान के चलो कि यहां पे एक छोटा सा बैटरी लगा दिया, समझने के लिए थोड़ा सा, सपोज करो ये करंट इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहीं पे इन्होंने कंपास निडल रखी, तो देखा क्या कि कंपास निडल के अंदर क्या हो रहा था? डिफ्लेक्शन हो रहा था। इसको मैं और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूं मेरा बच्चा, तो क्या है, सिंपल, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा अलग टेक्निक से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाए। यहाँ पे इन्होंने किया क्या कि एक कंपास निडल एज इट इज़ रखी पहले, जब इस बिल्कुल स्विच ऑन नहीं किया था, समझिएगा, तब जब स्विच ऑन नहीं किया गया था तब निडल के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। आप इसे ऐसे मान सकते हो, नॉर्थ साउथ, ध्यान से समझना। लेकिन जैसे यहां पे इन्होंने देखा, क्या मेरा बच्चा, देखो यहां पे यही चीज इन्होंने देखा कि इस केस में क्या हो रहा था मेरे बेटे, थोड़ा सा यहां अलग से समझाना। बहुत ध्यान से सीखना। इन्होंने देखा क्या कि जैसे ही करंट का फ्लुएशन हुआ तो ये निडल थी ना, डिफ्लेक्ट कर गई। यानी ये जो नॉर्थ था, ये जो साउथ था, इसमें निडल ऐसे की ओर डिफ्लेक्ट हुई।
किस डायरेक्शन में, तो अगर मैं देखूं तो ये था एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ध्यान से सीखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गई। हुआ क्या, आखिर रीजन क्या था, यहीं से इफेक्ट आया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जब इसके अंदर करंट का फ्लुएशन नहीं हो रहा था तब निडल के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था। निडल के अंदर डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है कि हो ना हो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की वजह से इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, क्योंकि ये निडल तभी डिफ्लेक्ट करेगी जब ये मैग्नेटिक फोर्स को या मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करे। बिना प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ये बिल्कुल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। बच्चे इसी का उन्होंने नाम दिया, बहुत प्यारा सा रूल, स्नो रूल। कौन सा नाम दिया, बहुत अच्छी बात है सीखना। अब बात है सर स्नो रूल क्या था, लेट्स सी। सपोज करो आपको पता है ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन याद होगा आपको। अगर इसको हम ऐसे रोटेट करके थोड़ा सा रख ले लाइक दिस, तो ये नॉर्थ साउथ और वेस्ट ऊपर हो जाएगा, ईस्ट नीचे, ठीक है। इसको मैंने ऐसे रोटेट कर लिया थोड़ा सा आपकी समझदारी के लिए। तो रूल क्या कहता है कि व्हेन करंट फ्लोस, ये चीज आप नोट करना, ये चीज नोट करना, मैं लिखूंगा नहीं, क्या कि व्हेन करंट फ्लोस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ साउथ टू नॉर्थ, along the direction of south to north, when current flows in a conductor along the direction of south to north, then magnetic needle south to north, then magnetic needle deflected over to west। वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इस निडल का डिफ्लेक्शन किधर की ओर हो गया, टुवर्ड्स वेस्ट। ये देखो, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये वेस्ट, ये ईस्ट। क्या हो गया, देखो निडल का डिफ्लेक्शन ऐसे था, निडल पहले ऐसे था, डिफ्लेक्शन हुआ तो ओवर टू वेस्ट, किसकी ओर हुआ, वेस्ट की ओर। दिस रूल इज नोन एज स्नो रूल। इसी रूल को क्या कहा गया, स्नो रूल। लेकिन अगर बात आई कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हुआ सर, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो सिंपल सा फंडा कि व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, इट डेवलप अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, विथ दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी कंडक्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं तो वही अब कंडक्टर के सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और इसी इफेक्ट, चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स वाई हम लोग इसे एक फिनोमेना या एक इफेक्ट शो कर देते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके फाइन, तो ये था स्नो रूल। अच्छा, इसी में बात आई सर इन केस सपोज करो कि मैं आपसे कह दूं, बहुत ध्यान से समझना, सपोज करो कि मैं आपसे यहीं पे, चलो हम इसी पे समझा दे रहे हैं आपको, लेट्स सी। आइए थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अगर मान के चलो मैंने आपसे ये कहा कि बेटे ध्यान से देखना, अभी मैं आपसे कह दूं कि बेटे अभी पॉजिटिव ऐसे इधर था, नेगेटिव इधर था, अब मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। बहुत ध्यान से समझना, अब अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं तब क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से सीखना। इस केस में क्या होगा, तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल, देखिएगा निडल एज इट इज थी, कुछ नहीं हुआ था इसके अंदर, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, ये नॉर्थ ये साउथ, समझिएगा बेटा। लेकिन मेरा बेटा जैसे स्विच ऑन करूंगा, स्विच ऑन किया, अब करंट इधर से इधर आया। मजेदार बात सीखना, अब आप कहोगे सर ये ऐसे ही रहेगा क्या, नहीं, यहां इफेक्ट शो होगा। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूं। यानी अब ये नॉर्थ ये साउथ हो क्या, हुआ क्या इसमें,
आप देखोगे कि करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर काम की बात समझो तो ये कैसा हो गया मेरा बच्चा, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। कैसा हो गया, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। सोचो और समझो कि जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुआ, कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। मेरा बच्चा जब करंट का डायरेक्शन हुआ क्लॉकवाइज तो निडल का भी डिफ्लेक्शन कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। और जब करंट का डायरेक्शन था एंटी क्लॉकवाइज, इसके प्रीवियस वाला टॉपिक, जब करंट का डायरेक्शन कैसा था एंटी क्लॉकवाइज तो निडल का भी डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसमें एक चीज क्लियर हुआ कि करंट का डायरेक्शन चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और ये निडल का जो रोटेशन होता है, निडल का जो डिफ्लेक्शन होता है, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, चेंज हो जाएगा। और ये भी स्नो रूल का ही एक पार्ट ही होता है, ठीक है। बस फर्क ये है वो टू वेस्ट भी है, बस डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया। जहाँ अपने लोग स्नो रूल साउथ टू नॉर्थ का डायरेक्शन बोल रहे थे, वो अब नॉर्थ टू साउथ का हो गया, ठीक है। ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया ये सब बातें, बहुत इजी है मेरा बच्चा। ये थोड़ी सी समझदारी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। ओके फाइन बेटा, चलो इतनी बातें तो अच्छी बात है, अच्छा चीज़ सीखा हम लोगों ने, समझा जाना। अब हो इसी में एक आता है एम्पियर स्विमिंग रूल। हालांकि वो स्विमिंग रूल सिर्फ इतना होता है कि जिससे हम लोग स्विम करते हैं। तो एक स्विमर जब स्विम करता है तो करता क्या है, वो ऐसे ऐसे तो स्विम करेगा नहीं, तो वो करेगा क्या कि उसके हाथों का डिफ्लेक्शन कैसा होता है, थोड़ा सा रिवर्स। एक ऐसे चलता है, जिस समय ये हाथ आगे जाता है उस समय ये हाथ बैक होता है, ऐसे, ठीक है। और इस तरीके से वो स्विम करता है। तो ये रूल क्या कहता है कि जो उसका हेड होगा, यानी फीट से हेड तक, पैर से हेड तक जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट का होता है, और जो हाथों का रोटेशन होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। खैर ये सब चीज़ें तो हम लोग जेन्युइन समझते रहते हैं, रूल है, रेगुलेशन है, थोड़ा बहुत जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर कॉन्सेप्ट हमारा आगे रन करता है। आइए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट केस सीखते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा बच्चा बायोट देखिए, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है इसलिए परेशान मत होना, ठीक है, देखते रहना बस ध्यान से। आ जा मेरा बेटा, अब मज़ेदार बात सीखो। सपोज करो मेरे बच्चे, मैंने कहा मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर, ठीक है, इसके अंदर करंट जा रहा था, आई, कुछ भी मान लो आई। अभी समझो मुझे इस पॉइंट P पर, ठीक है, जो कि R डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट P पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज, पहली बात, ये रूल है, ये लॉ है, इससे बारीकी से समझना, इसमें कभी भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, सबसे पहली बात। तो सपोज करो, मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। ये जो स्मॉल एलिमेंट था इसे मैंने मान लिया कुछ भी, वॉटेवर, नीचे दे दे रहा हूं इसे आई, इससे मैंने मान लिया DL, स्मॉल लेंथ, ठीक है। ये एंगल मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, ये एंगल कुछ भी मैंने मान लिया थीटा, कितना मान लिया, थीटा। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहता है, यहां समझने वाली बात है मेरा बच्चा। कहता है, ये लॉ क्या कहता है कि द स्मॉल, ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने, करंट एलिमेंट, इसे मतलब स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसे कहते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। ये चीज़ दिमाग में आप अपने रखे रहना, पहली बात कि ये जो करंट एलिमेंट है, ये जितना कम होगा, ये जितना कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। आप कहोगे यस सर, हाँ बिल्कुल। कैसे, ध्यान से सीखना। मैंने आपसे ये कहा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जिन पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। तो ये लॉ कहता है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड पहला dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला कॉन्सेप्ट सीखना, पहला तो इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहली बात, पहला लॉ
कि डीबी किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये जो लॉ है ना ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट, ये स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, ये दिमाग में रख लेना। स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, ये दिमाग पे रखे रहना, ठीक है बेटा। तो फोन आता रहता है, ये सब तुम लोग परेशान मत हुआ करो भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने कहा डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, आई। दूसरा सेकंड थिंग इज दैट डीबी वही करंट एलिमेंट किस पर डिपेंड करेगा। अब वही बात आ गई जो मैं आपसे बोलना चाह रहा था, ये जो डीएल है, करंट एलिमेंट इज स्मॉल, मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉल। करंट एलिमेंट स्मॉल के लिए एप्लीकेबल, ये तो मैंने पहले बोल दिया, बड़ा आप एक साथ ले ही नहीं सकते हो। सेकंड मेरा बच्चा, थर्ड क्या है, dB इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। हकीकत बताएं तो बहुत लोग इसे अलग अलग तरीके से नाम देते हैं। जैसे ये डीएल है तो डीएल का डायरेक्शन तो ये है, तो ये आर के रिस्पेक्ट में कैसा बनाएगा, कॉस थीटा। और लेकिन हमेशा ये डीएल अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात सिखा देना चाहता हूँ, लेट्स सी, मज़ेदार बात। डीएल का डायरेक्शन ये है मेरा बच्चा, मतलब डीएल अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पर डीएल का डायरेक्शन ये है, तो इधर का कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा डीएल कॉस थीटा। इस पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या माना जाएगा, डीएल साइन थीटा। सी देखते रहना, डीएल साइन थीटा। तो कुछ लोग इसे डायरेक्ट भी बोल देते हैं कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल साइन थीटा। बात एक ही है, आप चाहे जैसे करो, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, खैर ध्यान से समझो, डीबी, खैर ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। सी बेटा, नाउ फोर्थ पॉइंट, डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, मतलब 1/r²। ये भी याद रखना है। आप ये कह सकते हो कि सर क्या ये भी इनवर्स स्क्वायर थ्योरम को फॉलो करेगा, यस, ये भी इनवर्स स्क्वायर थ्योरम को फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी r² की ये कैसा हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। खैर मेरा बेटा, 4, यानी ये ऐसे 4 फैक्टर हैं जिस पर हमारा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, देयरफॉर dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r²। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ आता है μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बाई क्या मेरा बच्चा, r²। ये काम की बात है। अब मज़ेदार बात इसमें सीख लो, क्या कि यहाँ जो μ0/4 है इसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻7। यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। यानी सिर्फ μ0 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स या एम्पियर, ठीक। इस μ0 को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक, और कहाँ, इन फ्री स्पेस या वैक्यूम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये था हमारा बायो सिविल लॉ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चे। मैं आपसे जितना कहूँ उतना कम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, ये याद रखना। अब इसी के एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब इसके एप्लीकेशन किस तरीके से हम लोग सीखेंगे, आई हो जाए, नोट हो जाएगा, ठीक है। पॉज करके आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एप्लीकेशन क्या, इसमें कुछ फैक्टर्स मैं अभी आपको सिखाता हूँ, आइए चलते हैं।
जैसे बच्चे मैं आपको बात बताऊं कि सपोज करिए ये चीज़ें तो मैंने यहाँ सीख ली, डीबी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में सीखेंगे। कैसे? हमें ये बेहतर पता है मेरा बच्चा कि थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हमें ये पता है डी बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट बेटा? इतना मुझे मिला। लेकिन अगर मैं कहूँ इसे मैं वेक्टर फॉर्म में कहूँ तो कैसे आएगा? इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर में? ध्यान से देखना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, इसे हम लोग कैसे साइन थीटा का फैक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत ही अच्छे से समझना मेरे बच्चे। कैसे निकालेंगे हम लोग? यहां होगा बेसिकली आर क्रॉस डी एल अपॉन आर स्क्वायर। देखना कैसे, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, आर इधर है, डीएल का डायरेक्शन इधर था। प्रीवियस वाले टॉपिक पे आके देख लीजिएगा थोड़ा सा। हमने आपसे कहा किसी भी पॉइंट पर ले लो तो ये किसका डायरेक्शन शो कर रहा है? डीएल का। ये डायरेक्शन किसका है? आर का। तो हम मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में जो प्रोड्यूस करना चाहेंगे वो रोटेशन कैसा होगा? आर से डीएल, समझना, आर क्रॉस डीएल, यानी जब ये इसके इधर की ओर जाएगा तो उसके टर्म्स में हमें बताना है आर का रोटेशन किसके रिस्पेक्ट में? डीएल के। ये बात बहुत ही अच्छे से याद रखना, आर को डीएल के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा ये क्या हो जाएगा? आर क्रॉस डीएल। इसे वेक्टर के टर्म्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। बच्चे ध्यान से देखना, कुछ लोग इसी में ऐसे भी समझाते हैं और आपको भी पता है बुक वगैरह में भी लिखे रहते हैं, लेकिन आप अपने दिल दिमाग पे रखे रहना कि इफ़ आर सी बेटे आर परपेंडिकुलर टू डीएल हो जाए तो थीटा शुड बी 90। ऑब्वियसली इस बात है, इसके लिए 90 होना चाहिए, और 90 हो जाएगा तो डीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, थीटा 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू बोलो 1। अरे वाह, तो कितना आ जाएगा? आई डी एल, आर क्रॉस डी एल, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हाँ तभी तो आर से आर कैंसिल होगा ना, डी एल बाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, सिंपल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये बेसिकली इसे हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको ये तरीका मैंने बड़ा सही आसान बता दिया है, इसलिए परेशान मत होना। ठीक है, एक चीज़। उसके बाद अगर आपसे यहीं पे ये पूछ लिया जाए क्या, इफ आर पैरेलल टू डीएल, अब उसके केस में क्या हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 0 या 180 कुछ भी बनाएगा, उस केस में डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मैग्नेटिक फील्ड पूरा क्या हो जाएगा? 0। याद रखना ये सब चीज़ें। ठीक, तो ये इसके केसेस में आपको कराऊंगा, एप्लीकेशन के टर्म्स में आ ही जाएगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके डन, आ जाइए भैया। हम लोग सीखेंगे क्या? एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या? एप्लीकेशन ऑफ बीएस लॉ। बीएस का मतलब बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, आइए पहला एप्लीकेशन सीखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन नंबर 1 हम पता करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। बहुत ध्यान से समझना है, हम लोग यहाँ पे क्या पहला करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे शो होता है, यानी मैग्नेटिक, वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए आइए सीखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सीखिएगा।
अब यहाँ इसे समझदारी से थोड़ा सा सीखना होगा बच्चे। ये एक लंबा और अच्छा खासा डेरिवेशन है और थोड़ा सा टाइम टेकन भी होगा, इसलिए इसे बखूबी समझिए। सुनिए मेरा बच्चा, सपोज करो मेरे पास एक वायर, ठीक, बहुत ही अच्छे से समझना, ये मैंने मान लिया x और ये मैंने मान लिया y। यहाँ कुछ चीज़ें आपको दिमाग लगानी होगी समझदारी से। मान के चलो इसके अंदर करंट जा रहा था I, इस पॉइंट पर P ही मान ले रहा हूँ, इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से मेरा बच्चा, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मज़ेदार बात सीखना। हाँ आइए कुछ पॉइंट्स लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। क्या है वो? सपोज करिए कि मैंने आपसे ये कहा कि ये एंगल है अल्फा 1 और ये एंगल है अल्फा 2, समझिएगा, चूंकि हमें एंड टू एंड दिखाना है। लेकिन इसमें एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया लाइक दिस, इसे मैंने मान लिया DL और ये सेंटर O हो गया, इसे कुछ भी मैंने मान लिया O डैश। यहां से ये डिस्टेंस मैंने मान रखा है L। अब ये जो छोटा सा, इस पूरी वायर में मैंने जो छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, ये जो करंट एलिमेंट लिया DL, बेटे मेरे इसे समझना होगा समझदारी से। अब इसका इस पर डिस्टेंस कितना था मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया, लेट्स सी बेटे, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया R और इसके साथ एंगल कितना है थीटा। ये एक एंगल मैंने सपोज कर लिया अल्फा। अब मजेदार बात सीखना, हमारा जो अल्फा 1 है वो ये था, आपको दिख रहा होगा, रेड वाला सिर्फ अल्फा है, बाकी ये नीचे वाला पूरा अल्फा 1। ठीक है बेटा, थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए तो आप मैनेज कर लेना अपना, समझ में आ रहा होगा, वैसे बहुत वो नहीं है। तो ये एंगल मैंने मान रखा है अल्फा 1, अल्फा। चलो ठीक है, हमें इस करंट कैरिंग कंडक्टर से इस पॉइंट P पर जिसका डिस्टेंस था, सेपरेशन था, व्हाटएवर, मैंने मान लिया A। इस A डिस्टेंस पर वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखना, वायर से A डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। अब हमें ये पता है कि बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है, तो पहले बायो-सेवर्ट लॉ लिख दो। बायो-सेवर्ट लॉ, सुनिएगा बेटे, ध्यान से समझिएगा। क्या था बायो-सेवर्ट लॉ? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर। अब मजेदार बात सीखो कि हमें इसमें यह पता करना है कि कितनी चीजें वेरिएबल हैं और कितनी चीजें कांस्टेंट है। तो मैंने देखा कि म्यू नॉट बाई 4 पाई ये कांस्टेंट है, करंट I ये भी कांस्टेंट है, लेकिन DL करंट एलिमेंट हमेशा वेरिएबल होता है, क्योंकि आप छोटा एलिमेंट लोगे तो ऑब्वियसली सी बात है मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल हो जाएगा, छोटा लोगे तो छोटा होगा, बड़ा लोगे तो बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें कंसीडर तो स्मॉल ही करना होता है। साइन थीटा यानी थीटा भी वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? आप सोचो ना मेरा बच्चा, मैं आपको यहाँ पे एक मजेदार बात सिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो अभी थीटा ये था, अगर मैं यहाँ से कंसीडर करूँ तो थीटा की वैल्यू क्या कुछ और हो जाएगी? आप कहोगे यस सर। अगर मैं इसी लाइन को यहाँ से कंसीडर करूँ तो थीटा की वैल्यू कुछ और हो जाएगी? आप कहोगे यस सर। देखो इसे मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ, इज इट क्लियर? तो थीटा की वैल्यू क्या वेरिएबल है? हाँ बिल्कुल वेरिएबल है। चलो ठीक है, यानी थीटा भी कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है, अच्छी बात है। आइए, जब थीटा वेरी कर रहा है मेरा बच्चा, तो हम करेंगे क्या? ऐसे केसेस में हम लोगों को करना क्या होता है? थीटा वेरी कर रहा है तो थीटा भी वेरिएबल है, मुझे मतलब थीटा भी पता करना होगा। और मेरा बच्चा
अब वही सोचो, आर यहाँ के लिए कुछ और है, यहाँ के लिए आर कुछ और हो जाएगा, आर हर जगह चेंज है। तो चलो अभी थीटा ये हटा दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप कहोगे सर बीच वाला गायब हो गया क्या? नहीं है, ठीक है। हमने कहा कि r की वैल्यू वेरिएबल है, ये डिस्टेंस r कुछ और हो जाएगा, ये r कुछ और हो जाएगा, ये r मतलब r भी वेरी कर रहा है टाइम टू टाइम। अब आइए क्या क्या इसमें वेरी कर रहा है मेरा बच्चा, देखना। इन ट्रायंगल ओ डैश पी, ओ डैश पी क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा प्लस दिस एंगल इज 90 इज इक्वल टू कितना? 180। ये तो पता ही है, तो अपन थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हैं? तो आप कहोगे सर 90 माइनस अल्फा। अरे वाह अरे वाह, ठीक, एक पॉइंट तो मुझे मिल गया। यानी अपन सिंपली अगर इसे साइन थीटा लिखें तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। अरे साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा, कॉस अल्फा हो जाएगा। वाह रे वाह, ये समझ में आ रहा है ना भाई? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? लो लिख दे रहा, साइन 90 माइनस अल्फा, कॉस अल्फा हो गया। चलो कोई बात नहीं है, यानी अपन इसकी जगह सीधा सीधा ये पुट कर लेंगे। और उसी ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो डीएल की वैल्यू क्या होगी? अब मुझे एल चाहिए, यहां से यहां तक एल है, अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसका फॉर्मूला हो जाएगा? टैन, सेम यही चीज, टैन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर माने एल, बेस कितना हो जाएगा? ए। तो सुन बेटा, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टैन अल्फा, डिफ्रेंशिएट कर दो इसे, डी एल बाई डी अल्फा मस्ट बी इक्वल टू ए सेक स्क्वायर अल्फा। काम की बात सीखते रहना, डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, सॉरी डी अल्फा, राइट। यानी मुझे डी एल भी मिल गया, मुझे साइन थीटा भी मिल गया, दो वेरिएबल मिल गए। अब पता है आर, बहुत ज़रूरत है आर की। आइए थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा मुझे अगले पेज पर। क्या हो जाएगा? आर उसी, मतलब अगर हम इसी प्रीवियस की बात करें इसी की, तो इसमें आर का रिलेशन चाहिए मेरा बच्चा। और आर कांस्टेंट किसके साथ है? इसके, तो अल्फा के साथ ही अगर मैं करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होगा? कॉस थीटा। मतलब अगर मैं यही डायरेक्ट कर दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आगे ही जाए, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या कॉस सेक कॉस अल्फा इज इक्वल टू, देख बेटा थोड़ा सा देख लेना, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस माने ए बाई आर, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाई आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई कॉस अल्फा, मतलब ये हो जाएगा ए सेक अल्फा। अब एक काम की बात समझो, आर की भी वैल्यू मेरे को मिल गई, यानी हमने जो ये वैल्यू निकाला था पहले, इसे इक्वेशन नंबर कुछ भी फर्स्ट मान के रख लेते हैं, ठीक है। इसी में डीएल और सारी वैल्यू यहां पे पुटअप करते हैं। ध्यान से सीखना मेरा बच्चा, ध्यान से सीखना। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 फर्स्ट आप थोड़ा सा नोट कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डीबी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। डीएल की जगह क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, डीएल की जगह क्या लिखेंगे? ए सेक स्क्वायर डी अल्फा। देखो, ए सेक स्क्वायर डी अल्फा इंटू आर। अब देखो डीएल की जगह हो गया ए सेक स्क्वायर डी अल्फा। अब साइन थीटा की जगह क्या ले सकते हैं? कॉस अल्फा। वाह रे वाह, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था तो यहाँ ले सकते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। देख काम के बाद बेटा, सेक इससे ये कैंसिल आउट हुआ, सेक स्क्वायर अल्फा था, ये इससे कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, बचा क्या? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए cos अल्फा डी अल्फा इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई।
थोड़ा सा मैंने कहा था बच्चे ये टफ है लेकिन मस्त है, आसान भी है थोड़ा सा, लेकिन समझदारी दिखानी है। आई बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। अब आप थोड़ा सा आओ ध्यान से, इसको समझो। यहाँ एंगल कितना मिनिमम जा रहा है, तो आप कहोगे सर इधर वाला एंगल अल्फ़ा 1 और मैक्सिमम अल्फ़ा 2, यानी हमें अल्फ़ा 1 से कहाँ जाना है, अल्फ़ा 2। आप कहोगे सर आपने माइनस क्यों लिखा दिया, ओरिजिन से नीचे जा रहा था। समझना मेरा बच्चा। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई आई बाई ए। खैर कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2, तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, सिंपल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा 2 माइनस साइन माइनस अल्फा 1। तो इसे हम, आपको पता है बेटा इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मेरा बच्चा, हम इसे ज़रूरत पड़ने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं, सिंपल सा ये रिलेशन आया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही समझेंगे। प्रीवियस में एक बार थोड़ा सा रिवाइज समराइज फिर भी कर सकते हैं। ये आपका वेक्टर फॉर्म था बायो-सेवर्ट लॉ का। ठीक है बेटा, ये आपका एप्लीकेशन था, पहला एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा, 3 चीज़ें वेरिएबल हैं, dl, साइन थीटा और r। मैंने क्या किया, इन तीनों वेरिएबल को उस कांस्टेंट के टर्म्स में, उस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट किया। थीटा को कॉस अल्फा के टर्म्स में, dl को मतलब l को dl के फॉर्मेट में लेके a सेक स्क्वायर डी अल्फा, उसके बाद मेरा बच्चा r को, और यही तीनों वैल्यू उठा के मैंने जो आपका बायो-सेवर्ट लॉ था उसी में आपने रख दिया। सिंपल सा फंडा, देखो इजीली आपको मिल गया। अब इसके भी 6-7 एप्लीकेशन है, इसके भी 5-6 एप्लीकेशन है, लेकिन वो सारे एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।